केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बीए थर्ड ईयर में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम। उसमें हमने विकास के नियम पढ़ लिए थे। विकास के नियम वही है जो विकास की जो विशेषताएं होती है जो हम पहले उससे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से। उसमें वातावरण, वंशानुक्रम, घर का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, जन्म से पहले का वातावरण, उसके बाद का वातावरण, जो लिंग भेद, पोषण, ये सभी कारक है जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले हैं। उसके बाद में आज का हमारा टॉपिक है कि जो बाल विकास है या बालक का जो विकास हो रहा है उसके सिद्धांत कौन कौन से। सिद्धांत का मतलब क्या, नियम तो क्या हो गए थे, जो विकास की जो विशेषताएं होती है वही विकास के नियम होते हैं। और सिद्धांत वो होते हैं कि किसी जैसे ये बाल विकास है उसे किस तरह से होना चाहिए, उसका वो जो हो रहा है उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में। सबसे पहला सिद्धांत आया था, जब जो बाल विकास का सिद्धांत है वो सबसे पहला सिद्धांत था पियाजे का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत था पियाजे का सिद्धांत। अब ये पियाजे कौन था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जीन पियाजे। कौन था साइंटिस्ट? जीन पियाजे। वो आया था 1896 से 1980 तक। कौन आया था? एक साइंटिस्ट था जीन पियाजे, उसका नाम था जीन पियाजे। वो आया था 1986 से 1980 तक। और इसने क्या दिया था? पियाजे का सिद्धांत दिया था। अब इसने क्या बताया? इनका विचार था कि बालकों को थोपकर या ज़बरदस्ती के स्थान पर अनुकूलन द्वारा सिखाया जाना चाहिए। जीन पियाजे ने क्या बताया कि बालक को ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। उसके लिए क्या होना चाहिए? बालक को खुद से, मन से, उसके रुचि के अनुसार उसे सिखाया जाना चाहिए। उसे किस प्रकार का एनवायरनमेंट दिया जाए कि उसको अपने आप से उसके मन द्वारा वह सीख सके। इसके लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कुछ पॉइंट बताया। सबसे पहले क्या था? निर्माण और खोज। निर्माण एवं खोज, इसमें क्या है कि प्रत्येक बालक जिज्ञासु होता है, कुछ ना कुछ खोजने की प्रवृत्ति रखता है। वह कल्पनाशील होता है, वह कल्पना से परे की बातें करता है। अतः उनका व्यवहार एवं विचारों का खोज करता है जिसे वह प्रत्यक्ष कभी नहीं देखता। पियाजे का मानना है कि बालकों को खोज पर आधारित, बाल की जो प्रवृत्ति होती है वह खोज पर आधारित होती है, ना कि नकल पर। निर्माण एवं खोज का मतलब क्या होगा कि जीन पियाजे ने बताया कि जो बालक होते हैं, बाल्यावस्था में बालक कैसे होते हैं। जब विकास की हमने अवस्थाएं पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें बालक कैसे होते हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति होते हैं। अब जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उनमें कल्पना करने की क्षमता होती है। जब हम छोटे होते हैं उस अवस्था में हम कल्पना करते, काश ऐसा हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता, मैं ऐसा होता तो, मैं वैसा होता तो। ये सब क्या होती है? जिज्ञासा करने की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, जानने की इच्छा होती है, कल्पना शक्ति होती है। तो जब बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं उनमें कल्पना करने की क्षमता होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति और कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, हमें इमेजिन करने की क्षमता होती है, कुछ जानने की क्षमता होती है। छोटे बच्चे सवाल ज़्यादा पूछते हैं तो वो क्या होती है? जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। तो क्या होते हैं? जो बालकों में जिज्ञासा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, कल्पना करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो ऐसा बालक क्या करेगा? उसमें विकास बहुत अच्छी तरह से होगा। तो जीन पियाजे ने क्या बताया कि बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होनी चाहिए, कल्पना शक्ति होनी चाहिए। तो बालकों में क्या होना चाहिए? निर्माण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो खोजी होनी चाहिए। मतलब ऐसा होगा तो उनका विकास और अच्छी तरह से होगा। अगर उनमें जिज्ञासा करने की प्रवृत्ति है, उनमें कल्पना शक्ति ज़्यादा है तो क्या होगा? उनका मानसिक विकास बढ़ेगा। मानसिक विकास बढ़ेगा तो विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बाल विकास के जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहला सिद्धांत है पियाजे का सिद्धांत। पियाजे ने क्या बताया कि जो बालक होते हैं बाल्यावस्था में बालकों को निर्माण एवं खोज की प्रवृत्ति होनी चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया? दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कार्य और क्रिया अर्जन। कार्य और
क्रिया अर्जन। इसमें पढ़ लेते पहले। पियाजे का ऐसा मानना है कि जब तक बालक किशोरावस्था को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न तरीकों से विभिन्न कार्य क्रिया का अर्जन करता है। अब इसका मतलब क्या है कि पियाजे ने क्या बताया? सबसे पहले पियाजे ने बताया कि बालक कैसा होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, खोजी होना चाहिए, मतलब वो ऐसा होगा तो उसका विकास और अच्छी तरह से होगा। तो सबसे पहले पियाजे ने ये बताया था कि बालक को ज़बरदस्ती कुछ नहीं सिखा सकते, जब तक उसके अंदर से नहीं भाव आएंगे, वह खुद से कुछ नहीं करेगा तब तक वह नहीं सीख सकता। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? बालक को खोजी होना चाहिए। फिर पियाजे ने क्या बताया? फिर पियाजे ने बताया कि कार्य और क्रिया अर्जन होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? जब बालक किशोरावस्था में होता है, जब बालक किशोरावस्था में होगा तब वह जो कुछ भी सीखता है, सीखना का क्या हो जाएगा? अधिगम। मनोविज्ञान में सीखने को अधिगम कहते हैं। तो इसमें इसने बताया है, जीन पियाजे ने ये बताया कि जब बालक किशोरावस्था में होता है तब वह बालक जो कुछ भी सीखता है वो बचपन में नहीं सीख सकता। इसका मतलब है कि प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न क्रियाएं करता है। प्रत्येक अवस्था में किशोरावस्था का बालक अधिगम ज़्यादा करता है, किशोरावस्था के बालक में अधिगम ज़्यादा। और जो प्रत्येक अवस्था में क्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न कैसे होगी? छोटा बच्चा है तो वह उसके लेवल से हिसाब से सीखता है, और जो बड़ा बालक है वह उसके लेवल से हिसाब से सीखता है, उसके बुद्धि के अनुसार सीखता है। तो क्या है कि प्रत्येक बालक अपनी जिज्ञासा और प्रवृत्ति के अनुसार सीखता है, अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा सीखता है, प्रत्येक अवस्था के द्वारा सीखता है। छोटा बालक है तो उसका बुद्धि लेवल उसी प्रकार से होती है। तो प्रत्येक अवस्था में उसकी क्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती है। फिर उसके अगला बात क्या बताया जीन पियाजे में? ये जो विकास हो रहा है, विकास क्रम के अनुसार होता है। क्रम के अनुसार विकास कैसा होता है? क्रमानुगतिक, मतलब क्रम के अनुसार होता है। तो आयु बढ़ने के साथ साथ बालक के मस्तिष्क का विकास क्रम के अनुसार होता है, उसका अनुभव क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि विकास अवस्था के अनुसार होता है, क्रम के अनुसार, मतलब प्रत्येक अवस्था में अलग अलग विकास हो रहा है। क्रम के अनुसार मतलब सबसे पहले शैशवावस्था है, उस समय जो उसका विकास है वो बाल्यावस्था में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाल्यावस्था में नया विकास होगा। फिर जो बाल्यावस्था में विकास हो रहा है वो अगली अवस्था किशोरावस्था में नहीं होगा, क्योंकि उसमें और नए विकास होंगे, ये है ना। और फिर जो किशोरावस्था में हो रहा है वो युवावस्था में नहीं होगा, वो प्रौढ़ावस्था में नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में जो विकास हो रहा है वो अलग अलग होता है और विशिष्ट होता है। क्योंकि विकास की हमने जब विशिष्टताएं पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था? विकास विशिष्ट होता है और प्रत्येक अवस्था में विकास अलग अलग होता है। तो क्या हो गया? विकास क्रम के अनुसार होता है, मतलब जब हम इस क्रम में हैं तब विकास अलग होगा, फिर अगले क्रम में पहुंचेंगे तो विकास का स्तर बढ़ जाएगा, अलग हो जाएगा ना। तो सबसे पहले जीन पियाजे आया था, उसने पियाजे का सिद्धांत दिया। इसने क्या बताया कि बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो कल्पनाशील होने चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए उसमें, मतलब वो प्रत्येक अवस्था में उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग सीखेंगे। क्रम के अनुसार विकास हो रहा है, अलग अलग सीखेंगे, और तो उनकी क्रियाएं तो ऑटोमेटिक अलग अलग हो जाएगी। ये सब किसने बताया था? पियाजे ने। ये सब पियाजे ने बताया तो था। इसके बाद कुछ और चीज़ें थी जो पियाजे ने नहीं बताई। तो इसकी कमियां क्या थी? तो इस सिद्धांत की कमियां, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि पियाजे का सिद्धांत लिखो, उसकी कमियां बताओ। तो ये क्या हो जाएगा? पियाजे का ये पूरा सिद्धांत था, उसके साथ की जो इस सिद्धांत की जो कमियां थी वो क्या थी? पियाजे ने शिशुओं एवं स्कूल पूर्व बालकों की क्षमताओं को बहुत ही कम करके आंका है, जबकि वे इससे कहीं अधिक विकासात्मक कार्यों को संपन्न करते। जैसा हमने पढ़ा था, पियाजे ने किसके बारे में बताया? बाल्यावस्था के बारे में बताया और किशोरावस्था के बारे में, उसके बाद वाली अवस्थाओं के बारे में बताया, लेकिन इससे पहले वाली अवस्थाओं के बारे में नहीं बताया। कौन से थी? जो छोटे बालक होते हैं, छोटे बालक हो गए, और जो स्कूल नहीं जाते थे तो स्कूल से पूर्व। तो क्या किया इन्होंने? इन बालकों के बारे में नहीं बताया, स्कूल से पूर्व बालकों के बारे में
नहीं बताए। तो ये कौन सा सिद्धांत था? पियाजे का सिद्धांत। सबसे पहले जीन पियाजे है, इन्होंने बताया कि बालक कल्पनाशील होने चाहिए, उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अलग अलग अवस्था में अलग अलग विकास हो रहा है तो वो अलग अलग क्रियाएं भी कर रहे हैं। तो ये सब क्या थी? जीन पियाजे के सिद्धांत बताए थे। इन्होंने सबसे मेन बात क्या बताई थी? बालक को करके सीखना चाहिए, उन पर ज़बरदस्ती कुछ नहीं थोपना चाहिए। फिर इस सिद्धांत की कमियां क्या थी? जो छोटे बालक होते हैं और जो स्कूल नहीं जाते, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो ये था पियाजे का सिद्धांत। फिर एक और दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने एक दूसरा सिद्धांत दिया। ठीक है, कौन सा आया वैज्ञानिक? फ्रायड। अब एक और साइंटिस्ट कौन आया? फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब इसने सबसे पहले कौन था वैज्ञानिक? फ्रायड। इसका पूरा नाम क्या है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। और ये जो सिद्धांत है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। अब ये साइंटिस्ट आया सिगमंड फ्रायड। इसने क्या बताया? मनोविश्लेषणात्मक। इसका मतलब, मन का मतलब हो गया मस्तिष्क, विश्लेषण का मतलब एनालिसिस, मतलब अच्छी तरह से देखना, परखना, ध्यान रखना, ये हो सकता है एनालिसिस, रखना। तो फ्रायड ने क्या बताया? मस्तिष्क के बारे में बताया कि हमारा जो मस्तिष्क है वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसका किस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है। इस आधार पर इसने क्या बताया? मस्तिष्क के 3 भाग बताए। फ्रायड ने हमारे मस्तिष्क के 3 भाग बताए। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि मस्तिष्क के 3 भाग किस वैज्ञानिक ने बताए थे। तो फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक, मनो से क्या हो गया? मन, और मन का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क, और मस्तिष्क के 3 भाग। तो याद हो जाएगा सिगमंड फ्रायड कौन से बताए थे? इदम, अहम और पराहम। इड, ईगो, सुपर ईगो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 पार्ट है। किसके? हमारे मस्तिष्क के 3 पार्ट है जो फ्रायड ने बताए थे, इदम, अहम और पराहम। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। जो इदम है यह अचेतन मन से संबंधित होता है और व्यक्ति की अपनी इच्छाओं, वासनाओं, आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहता है। इदम, ये जो इदम वाला पार्ट है ये हमारे शरीर का 90% भाग होता है। और इसमें क्या होता है? यह अचेतन मन से संबंधित होता है। और ये किससे संबंधित होता है? भावनाओं से, भावनाओं और इच्छाओं से। ठीक है, इदम क्या है? सबसे बड़ा भाग हमारे मन का कौन सा है? मस्तिष्क का इदम है, ये 90% भाग होता है हमारे मस्तिष्क का। ये अचेतन मन से संबंधित होता है, इसमें भावनाएं होती है, इच्छाएं करते हैं। मतलब हम जो कुछ भी भाव प्रेजेंट करते हैं, हमारी इच्छाएं जो भी होती है वो किसके द्वारा होती है? इदम के द्वारा होती है। फिर उसके बाद कौन सा भाग है हमारे शरीर का, मस्तिष्क का? ईगो। ईगो में क्या होता है? यह अचेतन है तो यह चेतन मन से संबंधित है। याद करने के यही तरीके, यह चेतन मन से संबंधित है। और इसमें क्या होता है? हम समझौते करते हैं कि नहीं, चलो छोड़ देते कि ऐसा नहीं करना, हाँ रहने देते, ऐसा नहीं करना। तो ये कौन करवाता है? ये हमारा जो ईगो है ये करवाता है।
तो ये इसमें क्या आ जाएगा, समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज़। कभी कभी हम कहते हैं ना नहीं मुझे ये तो करना ही है, और कभी कहते हैं नहीं छोड़ो रहने देते ये नहीं करना, तो ये किस में आ जाता है, ईगो में। और पराहम में क्या होता है, ये सबसे सुपरफिशियल होता है। सुपरफिशियल का मतलब क्या हो गया पराहम में, कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना है, जो सारी भी अच्छी बातें होती है ना, अच्छी बातें, ये सारी किससे, सुपर ईगो से संबंधित होती है। ये अचेतन था, ये चेतन है, और यह कौन सा है, अवचेतन मन से संबंधित है। यह किससे संबंधित है, अवचेतन मन से संबंधित है। फिर इसमें क्या है, यह आदर्श गुणों से संबंधित है। जैसे अभी मैंने बताया कि यह हमें करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, ये किस में आता है, सुपर ईगो में। तो ये दूसरा सिद्धांत कौन सा है, फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया था इस सिद्धांत में, हमारा जो मन है, मन मतलब मस्तिष्क, मनोविज्ञान की भाषा में हम जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, माइंड होता है, उसे हम मस्तिष्क कहते हैं। फिर इसने इस मस्तिष्क के 3 भाग बताए, इदम, ईगो और सुपर ईगो। इदम में क्या बताया, इदम में बताया कि यह अचेतन मन से संबंधित होता है। अचेतन मन का मतलब क्या है, अचेतन मन का मतलब है जो भी हम भावनाएं प्रेजेंट करते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती है, वह सब इदम के द्वारा होती है। फिर होता है ईगो, यह किससे संबंधित होता है, चेतन मन से संबंधित होता है। इसमें क्या करते हैं हम, समझौता करते हैं। इदम में तो क्या करते हैं कि नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो सब इदम करता है। लेकिन जो ईगो होता है ये क्या करता है कि नहीं छोड़ो रहने दो, ये मैं फिर कभी कर लूँगा, नहीं मुझे ये नहीं करना, नहीं रहने देता हूँ, मैं फिर कभी कर लूँगा। तो ये सब कौन करता है, ईगो करता है। लेकिन जो सुपर ईगो ये क्या करता है, सिर्फ अच्छी बातें, जो आदर्श बातें होते हैं, आदर्श बातें होती है, सिर्फ वही करता है, नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये सब कौन करता है, सुपर ईगो करता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये फ्राइड था, फ्राइड ने 2 सिद्धांत दिए थे बाल विकास के बारे में। एक तो था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और दूसरा इसने एक और सिद्धांत दिया था, मनोलैंगिक सिद्धांत। यह आएगा इसी के अंतर्गत ही। फ्राइड ने, ये जो सिगमंड फ्राइड है, इसने 2 सिद्धांत दिए थे बाल विकास के संबंध में। पहला तो था मनोविश्लेषणात्मक। मनोविश्लेषणात्मक में इसने क्या बताया, मनोविश्लेषणात्मक में इसने बताया कि मन के 3 भाग बताए मस्तिष्क के। फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड ने 2 सिद्धांत दिए। सब पहला था मनोविश्लेषणात्मक, इसने मन के 3 भाग बताए। फिर उसके अनुसार जो बालक क्रिया करता है, फिर जो सीखता है, वो विकास हो गया। फिर इसने फ्राइड में एक दूसरा और सिद्धांत दिया कि फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत, अब इसके द्वारा जो बालक में चेंजेस आएंगे, फिर बालक जो सीखेगा, वो जो विकास करेगा, वो होगा बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। इसने क्या बताया, इन्होंने मनोलैंगिक विकास में 5 अवस्थाएं बताई। इसने बालक की कितनी अवस्थाएं बताई, 5 अवस्थाएं बताई। और सबसे पहली अवस्था कौन सी थी, इसने सबसे पहली अवस्था बताई मुख्य अवस्था। फ्राइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत की सबसे पहली अवस्थाएं बताई मुख्य अवस्था। इसमें कौन सी होती है कि शिशु जन्म से लेकर 8 माह तक केवल चूसने के द्वारा अपनी इच्छाओं को प्राप्त करता है। मुख्य अवस्था में क्या हो गया, ये इसमें वापस 2 प्रकार की होती है। पहली ये क्या हो गई, चूषण प्रावस्था, और दूसरी हो गई दंशन प्रावस्था। फ्राइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई। सबसे पहली है मुख्य अवस्था। नाम से पता चल रहा है, मुख्य अवस्था मतलब मुख के द्वारा। नाम, इनके जो जवाब है, इनका जो अर्थ है, वो इनके नाम में ही होता है। तो मुख्य अवस्था का मतलब मुख के द्वारा। अभी मुख के द्वारा कैसे, 2 प्रकार से, मतलब बालक में जो विकास हो रहा है वो 2 प्रकार से हो रहा है। किसमें, मुख के द्वारा हो रहा है। पहली तो है चूषण अवस्था। चूषण से अर्थ पता चल रहा है, चूसने के द्वारा।
चूसने के द्वारा। और यह क्रिया कब तक होती है? बालक जन्म से लेकर 8 माह तक माँ का दूध पीता है, जन्म से 8 माह तक ये जो बालक क्रिया करता है और इसके द्वारा जो बालक में विकास होता है मुख्य अवस्था के अंतर्गत आता है। तो बालक जब जन्म से लेकर 8 वर्ष तक होता है तो वह चूसने की क्रिया करता है और यह बालक की मुख्य अवस्था के अंतर्गत आता है। फिर बालक और बड़ा हो जाता है तो वह 8 से लेकर 18 माह तक होता है तो वह ईगो से अलग हो जाता है, उचित ध्यान नहीं देने पर गलत आदतें करता है। ठीक है, अब जैसे बालक जन्म से लेकर 8 वर्ष तक था तो वह चूसने की क्रिया के द्वारा उसमें विकास हो रहा था। फिर क्या हो गया, 8 के बाद से 18 माह तक हो गया तो क्या हो गया, ईद में तो क्या था, अभी हमने पिछला सिद्धांत पढ़ा था, इससे सिगमंड फ्राइड का हमने पिछला सिद्धांत पढ़ा था। उसमें क्या था, ईद में तो क्या होता है, हमारी इच्छाएं हम प्रकट करते हैं, इच्छाएं प्रकट करते हैं तो चूसने की क्रिया क्या होगी, बालक की इच्छाएं होगी। फिर क्या था, हमारी इच्छाओं को हम खत्म करें कि नहीं, अब ये नहीं करना। तो जब बालक 8 माह तक होता है तभी बालक माँ का दूध पीता है, फिर बालक को माँ का दूध छिड़वा दिया जाता है। तो इसमें बालक क्या करता है, बालक का ईद से हटाकर उसे ईगो पे लाया जाके नहीं, उसे ये नहीं करना है, समझौता करवाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बालक का ईद से ईगो में ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। तो क्या हो गया, चूसन प्रावस्था में क्या था, जब बालक का जन्म हुआ वह 8 वर्ष तक 8 माह तक बालक को माँ का दूध पिलाया जाने लगा। तो ये क्या थी, चूसन अवस्था थी। ठीक है, और ये किसके द्वारा हो रही थी, मुख्य द्वारा। फिर बालक 8 माह उसने पूरे कर लिए, 8 माह से 18 माह तक हो गया तो बालक को क्या करवाया जाने लगा, उसका माँ का दूध छिड़वाया जाने लगा। माँ का दूध छिड़वा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, उसे समझौता करवा रहे हैं, माँ के दूध की जगह उसे ऊपर से दूध पिलाया जा रहा है, बॉटल से दूध पिलाया जा रहा है। तो ये सब क्या है, बालक को जो ईद था, ईद में क्या होती है, स्वयं की इच्छाएं थी, जो बालक की इच्छाओं को छिड़वा कर उसे वातावरण के साथ समझौता करवाया जा रहा है। और ये किस में था, ईगो में था। तो ईद से छिड़वा कर उसे ईगो में ट्रांसफर किया जा रहा है। और ये कौन सी है, दंशन प्रावस्था है। तो ये कौन सी थी, बालक की जो पहली अवस्था थी ये मुख्य अवस्था थी। फिर उसके बाद बालक की कौन सी अवस्थाएं बताई इसने, गुदीय अवस्था। इसके बाद फ्राइड ने बालक की विशिष्ट अवस्था बताई। सबसे पहले थी मुख्य अवस्था, कि बालक का जो विकास हो रहा है, बालक जो अपने भाव प्रकट कर रहा है, मुख्य द्वारा प्रकट कर रहा है। फिर दूसरी अवस्था आई गुदीय अवस्था। इसमें बताया सबसे पहले निष्कासन अवस्था और फिर अवधारण अवस्था। सबसे पहले इसमें भी 2 अवस्थाएं थी, निष्कासन ये क्या थी, 8 से 18 तक खत्म हुई थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये 18 से 1 वर्ष तक और ये 1 से, अब गुदी अवस्था इसमें भी नाम से पता चल रहा है। और निष्कासन का अर्थ क्या हो गया, बाहर निकालना। तो जब बालक इस अवस्था में होता है तो वह अपने जो मलमूत्र होता है उसे त्यागना शुरू कर देता है। और अवधारण क्या होता है कि वह मलमूत्र त्यागने के साथ साथ ये सारी क्रियाएं तो उसमें हो गई, ये उसने ख़त्म कर दी। फिर दंशन प्रारंभ किया, दंशन खत्म कर दिया। फिर निष्कासन किया, निष्कासन तो होएगा ही उसमें। फिर उसके बाद क्या, उसने अवधारण करना शुरू किया, अन्य जो पौष्टिक आहार है उन्होंने वो सब ग्रहण करना शुरू कर दिया। तो ये कौन सी थी, गुदी अवस्था। फिर उसके बाद बालक की अवस्था कौन सी आई, लिंग प्रधान अवस्था। लिंग प्रधान अवस्था। फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताई। सबसे पहली मुख्य अवस्था, फिर गुदी अवस्था, फिर उसके बाद आई लिंग प्रधान अवस्था। अब लिंग प्रधान अवस्था कौन सी है, यह 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। बालक यौन अंगों को छूकर, सहलाकर, देखकर या वह रोमांचित हो जाता है। इस अवस्था में सुपर ईगो का निर्माण शुरू हो जाता है। इस अवस्था में क्या था, बालक ईद में था, फिर ईद से ईगो में आया, इसमें भी ईगो में, इसमें भी कौन से, ईगो में। अब लैंगिक प्रदान कब से कब तक होती है, यहाँ 3 से 6 वर्ष तक होती है। फिर और इसमें क्या होता है, जो बालक होता है वह अपने सेक्स ऑर्गन से इम्प्रेस होता है ना।
तो ये जो लिंग प्रदान अवस्था, इसमें क्या होती है, 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। यह 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इसमें जो बालक है वो अपने जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको छू कर या सहला कर इम्प्रेस होता है। और फिर इस अवस्था में क्या होता है, सुपर ईगो स्टार्ट हो जाता है। और इस अवस्था में जो सुपर ईगो है सुपर ईगो में हमने पढ़ा था, सुपर ईगो में क्या होता है, ये सबसे अच्छे गुणों वाला होता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। और ये सारी हरकतें कर रहा है तो इसमें क्या होगा, बालों को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब ये अच्छी और बुरी आदतों में फ़र्क करना, डिफरेंस करना सीख रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, इसमें सुपर ईगो का निर्माण हो रहा है। ईगो में क्या था, मुझे समझौता कर लेता हूँ कि छोड़ो मुझे ये नहीं करना, रहने देता हूँ, अब नहीं करना, मैं फिर कभी कर लूँगा। तो ये क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो ये क्या होता है, ईगो में होता है। इदम में क्या था, नहीं मुझे तो ये करना ही है, ये मेरी इच्छा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये सब क्या होते हैं, हमारी इच्छाएं होती है, हमारी भावनाएं होती है। ये इच्छाएं भावनाएं इदम में आती है। तो ये क्या थी, बालक की लिंग प्रदान अवस्था। फिर बालक और बड़ा हुआ तो कौन सी अवस्था आती है, अप्रत्यक्ष अवस्था आती है। फिर फ्रायड ने बालक की चौथी अवस्था बताई, अप्रत्यक्ष अवस्था। और ये अवस्था कब से कब तक रहती है, यह जब बालक 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था में होता है तो बालक की अप्रत्यक्ष अवस्था होती है। और इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष अवस्था में सुपर ईगो का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे सुपर ईगो का निर्माण हुआ था, और प्रत्यक्ष में भी क्या होगा, सुपर ईगो का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। फिर और इसमें क्या होता है कि काम इच्छाएं शांत हो जाए। जैसे जब बालक की लिंग प्रदान अवस्था चल रही थी, उसमें क्या होता है, बालक के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो उनको देखकर इम्प्रेस होता है। और फिर जब वो अप्रत्यक्ष अवस्था में आ जाता है तब क्या होता है, उसकी जो ये अवस्था होती है ये कम हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद बालक की जो 5वीं अवस्था है वो थी जननेंद्रिय अवस्था। फिर फ्रायड ने बालक की 5वीं अवस्था बताई, जननेंद्रिय अवस्था। इसमें क्या होता है, यह 12 से 20 वर्ष तक रहती है। यह 12 से 20 वर्ष तक रहती है। और इसमें क्या होता है, यह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। जैसे अपोजिट सेक्स होते हैं उनके प्रति इनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये सारी अवस्थाएं किसने बताई थी, सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने 2 सिद्धांत दिए थे, मनोविश्लेषणात्मक और मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक क्या था, उसने मन के 3 भाग बताए, इदम, अहम और पराहम। फिर उसके बाद सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया। मनोलैंगिक सिद्धांत में इसने क्या बताया था, उसने बालक की 5 अवस्थाएं बताई, मुखीय, गुदीय, लिंग प्रदान, अप्रत्यक्ष, जननेंद्रिय अवस्था। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसने कौन सा सिद्धांत दिया, मनोसामाजिक सिद्धांत। टोटल सबसे पहले हमने देखा था जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे ने क्या बताया कि बालक अपने आप सीखता है, उसे ज़बरदस्ती हम कुछ नहीं सिखा सकते। ये किसने बताया था, जीन पियाजे ने बताया। फिर उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया फ्रायड। फ्रायड ने मन के 3 भाग कर दिए। 3 भाग करने के बाद उसने बालक की जो अवस्था है उनको 5 अवस्थाओं में भाग दिया। ठीक है, 5 अवस्थाएं बता दी थी उसने। जो बालक है उसकी 5 अवस्थाएं बताई, मुखीय, गुदीय, लिंग प्रदान, अप्रत्यक्ष, और एक कौन सी थी लास्ट में, जननेंद्रिय। ये सारी अवस्थाएं फ्रायड के मनोलैंगिक विकास और सिद्धांत की थी। फिर एक और तीसरा साइंटिस्ट आया, कौन था, एरिक्सन। उसका नाम क्या था, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। अब ये साइंटिस्ट कौन है, एरिक एरिक्सन द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। कौन सा है साइंटिस्ट, एरिक एरिक्सन। एक साइंटिस्ट आया एरिक एरिक्सन, आगे लिख लो वैज्ञानिक। ये जो साइंटिस्ट था एरिक एरिक्सन,
द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया। मनोसामाजिक, अब इसके नाम से पता चला, अब इसमें कौन प्रेजेंट है, समाज भी इसमें उपस्थित है। समाज मतलब परिवार के अलावा आसपास के लोग। अब इसने क्या बताया, इसने सबसे बताया कि मूल विश्वास बनाम धोखा जब बालक 0 से 1 वर्ष तक का होता है, मतलब जब बालक विश्वास जब बालक मतलब 0 से या फिर जन्म से 1 वर्ष तक का होता है, तब क्या होता है, उन्हें अच्छी देखभाल व परवरिश से शिशु के मन में विश्वास उपजता है, उनमें आत्मबल का विकास होता है। इस समय क्या होता है, जब बालक जन्म से लेकर 1 वर्ष तक का होता है, तब क्या होता है, उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा अटेंशन, केयर, इन सब की ज़रूरत होती है। तब क्या होता है, उन्हें विश्वास हो जाता है। जब उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन और केयर मिलेगी तो उन्हें विश्वास हो जाता है। अगर ये सब नहीं मिलेगा तो उन्हें धोखा मिल जाता है। तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का जो सबसे पहला पार्ट बताया था कि बालक को विश्वास और धोखा मिलता है। ये किस अवस्था में मिलता है, जब बालक का जन्म होता है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की अवस्था में। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि स्वतंत्र बनाम अपमान। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है स्वतंत्र बनाम अपमान। अब इसमें क्या होता है, जब बालक 1 से 3 वर्ष तक का होता है तो बालक नवीन मानसिक एवं गामक दक्षता एवं कुशलता के माध्यम से स्वयं के बारे में सोचता है, विचारता है और निर्णय करता है। जन्म से 1 वर्ष तक और 1 से 3 वर्ष तक। अब इस 1 से 3 वर्ष में क्या होता है, वो सबको पहचानना प्रारंभ करता है, मतलब पहचानना प्रारंभ करता है मतलब विचार प्रारंभ करता है, अपने थॉट्स आने प्रारंभ करते हैं, उसकी कल्पना शक्ति प्रारंभ हो जाती है। जब बालक 1 से 3 वर्ष तक की अवस्था में होता है तो वह सबके बारे में सोचना प्रारंभ करता है, एक दूसरे को पहचानना प्रारंभ करता है। तो उसमें क्या होता है, स्वतंत्रता आ जाती है। और जब ये सब नहीं हो पाता तो वह किसी से इंटररिएक्शन नहीं कर पाता तो उसका अपमान होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे छोटे बालक होते हैं तो उनमें क्या होता है, इनसिक्योरिटी होती है। जब वह अपने पेरेंट्स को किसी और के बच्चों के साथ देखता है तो उनमें इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो ये सब क्या, उनमें अपमान की भावना आने लगती है। और जब वह अपने पेरेंट्स को खुद के साथ देखता है तो उसमें क्या होता है, स्वतंत्रता होती है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स सिर्फ मेरे। ऐसी भावना किस वर्ष तक होती है, 1 से 3 वर्ष तक के बालकों में स्वतंत्रता और अपमान की भावना होती है। फिर इसके बाद एरिक्सन ने बताया था कि पहचान एवं व्यग्रता। अगली अवस्था थी पहचान एवं व्यग्रता। किशोरावस्था में बालक खोजी प्रवृत्ति का होता है और वह चीज़ों को समझने व जानने के बारे में अधिक जिज्ञासु होता है और उसके मन में अनेक प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर वह पाना चाहता है। मतलब इस अवस्था में क्या होता है कि जो छोटे बालक होते हैं, जैसे हमने जब विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था, ये जो बालक होते हैं उनमें क्या होता है, जिज्ञासु की प्रवृत्ति होती है। मतलब उन्हें सब कुछ जानना होता है कि ऐसा क्यों है, दुनिया में ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये पंखा घूम रहा है तो क्यों हो रहा है। वैसे फालतू से सवाल करेंगे। ये सब किस में होते हैं, पहचान और व्यग्रता। अगर उन्हें हम इन सब के बारे में बता देंगे, अच्छी तरह से उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे तो उन्हें क्या हो जाएगी, तो उन्हें पहचान हो जाएगी। अगर ये सब नहीं बता पाएंगे, हम उनकी इच्छाओं को समझा नहीं पाएंगे तो क्या हो जाएगी, उनमें व्यग्रता आ जाएगी। ये सब किसने बताया था, एरिक्सन ने उनके मनोसामाजिक सिद्धांत में। फिर एक और दूसरा पॉइंट, फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया, मित्रता और अकेलापन। फिर इन्होंने क्या बताया, मित्रता और अकेलापन के बारे में। मित्रता और अकेलापन, इसमें क्या है, दूसरे लोगों के साथ अच्छा, मधुर व मैत्रीपूर्ण संबंध रखना, परंतु यदि बचपन में इस संबंध में माता पिता एवं परिजनों से उपेक्षित रहा तो वह एकांत प्रिय हो जाते हैं। यही है एरिक्सन का क्या, मनोसामाजिक, मन का समाज के साथ कैसा व्यवहार है। तो अगर बालक का समाज के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार है, समाज उसे मित्रतापूर्ण व्यवहार से देख रहा है, समाज में परिवार भी आ गया, आस पड़ोस वाले भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, दोस्त भी आ गए, सब लोग आ गए,
तो अगर ये सभी लोग बालक के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें तो उसका जो व्यवहार है वो अच्छी तरह से हो जाएगा, उसका जो सामाजिक विकास है वो अच्छी तरह से हो जाएगा, उसका मानसिक विकास अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर उसके जो समाज है, उसके जो परिवार के लोग हैं, ये उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें अकेलेपन की भावना आ जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, या तो बालक मित्रतापूर्ण हो जाएगा या फिर अकेला या एकांत प्रिय हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, एकता एवं निराशा। फिर इसके बाद क्या है, एकता बनाम निराशा। इसमें देखते हैं कि जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में सफल रहा है तो वृद्धावस्था भी सुख कर व्यतीत करता है। वृद्ध अपने जीवन की सफलता को याद करके खुश होते हैं। ये सब सारी विशेषताएं किसकी थी, बालक और या व्यक्ति के जीवन की विशेषताएं थी। और जब बालक अपने जीवन की अंतिम अवस्था कौन सी होती है, वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, अगर उसका ये जो जीवन है, उसकी ये सभी जो अवस्था है ये अच्छी तरह से हुई है, अच्छी तरह से सफलतापूर्वक, अगर उसने अपना पूरा जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत किया है, तब तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा, एकता, या फिर वह शांतिपूर्ण उसका जीवन व्यतीत करेगा। अगर उसका ये जो पूरा जीवन काल है ये सफलतापूर्वक नहीं हुआ, निराशाओं में बीता है, तो उसका जो अंतिम समय वो भी निराशापूर्ण हो जाएगा। तो ये सारी अवस्थाएं किसने बताई थी, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत में एरिक्सन ने बताई थी। मनोसामाजिक, समाज के साथ साथ समाज और परिवार के साथ साथ उसमें क्या चेंजेस हो रही है, एरिक्सन ने उसके मनोसामाजिक सिद्धांत में बताया था। जीन पियाजे ने क्या बताया था कि बालक को थोप कर नहीं सिखा सकते। फिर बीच में एक और साइंटिस्ट आया था, सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया, मन के बारे में बताया। उसने मस्तिष्क के 3 भाग कर दिए। 3 भाग करने के बाद बालक किस भाग में, उसने बताया कि बालक के जो विकास की 5 अवस्थाएं होती है, बालक हर विकास में और हर अवस्था में किस प्रकार से सीखता है। फिर उसके बाद एक और है व्यवहारात्मक और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। फिर एक और अंतिम सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। फिर एक अंतिम सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बांटूरा ने दिया था। इन्होंने क्या बताया कि बालकों को सीखने, स्मरण करने, तर्क करने एवं अमूल्य सामान्य नियमों के प्रतिपादन में लर्निंग का महत्वपूर्ण योगदान है। यह सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बांटूरा ने। अल्बर्ट बांटूरा ने 1977 में अल्बर्ट बांटूरा ने अधिगम सामाजिक सिद्धांत दिया था। सामाजिक से क्या हो गया, समाज, अधिगम में आ गया सामाजिक से हो गया समाज, और अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। तो इन्होंने क्या बताया कि अल्बर्ट बांटूरा ने बताया कि बालक समाज से जो कुछ भी सीख रहा है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये किसने बताया था, अल्बर्ट बांटूरा ने। 1997 में इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था कि बालक समाज के द्वारा जो कुछ भी सीख रहा है, बालक में समाज के द्वारा जो अधिगम हो रहा है, जो वो सीख रहा है, फिर उसमें जो विकास हो रहा है वो कौन सा है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये सब क्या थे, बाल विकास के सिद्धांत जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए थे। सबसे पहले कौन आया था, पियाजे आया था। पियाजे ने क्या बताया था, जबरदस्ती नहीं, क्या बताया था, उसे जबरदस्ती नहीं सिखा सकते, वह खुद सीखे, खुद से होगा, उसका मन होगा तभी वो बालक सीख पाएगा। ये किसने बताया था, पियाजे ने बताया था। फिर कौन आया, फ्रायड आया। फिर एक कौन आया, फ्रायड ने क्या बताया, उसने बताया कि मन कितने 3 है, मन को इसने 3 भागों में बांट दिया। फिर और इसने क्या बताया, अवस्थाएं, कितनी बालक की अवस्थाएं बताई, कितनी बताई, ने बालक की 5 अवस्थाएं बताई। फिर एक कौन आया अभी, बांटूरा, एरिक्सन आया था ना, एरिक्सन आया। एरिक्सन ने क्या बताया
कि ये जो बालक में जो विकास एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत था। मनोसामाजिक मतलब वह समाज के साथ किस प्रकार से इंटरएक्शन कर रहा है, उसमें कौन सी भावनाएं आ रही है, उसने ये सब बताया था। फिर उसके बाद कौन सा है, अल्बर्ट। अल्बर्ट ने क्या बताया कि बालक समाज के द्वारा जो कुछ भी सीख रहा है उसमें जो अधिगम हो रहा है यह सब सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ये बताया था अल्बर्ट बांडुरा ने। तो ये सब थे बाल विकास के जो सिद्धांत है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 4 है विकास और उसके नियम और विकास के नियम और सिद्धांत, ये आज खत्म हुआ। फिर उसके बाद हम अगला चैप्टर लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।